बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम से खिताब में बड़े रिलीफ पैकेजेस का ऐलान किया और आज ख़ुद इत्तेहादियों से मुलाकातों के सिलसिले का भी आगाज़ कर दिया। काफ लीग के रहनुमाओं से उन्होंने मुलाकात की। ज़राए बता रहे हैं चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ़्त की है। इसके अलावा ज़रा ये भी बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म MQM पाकिस्तान के मरकज़ भी आएंगे, वहाँ भी उनसे भी मुलाकात करेंगे। ये बड़े बड़े ऐलानात, बड़े बड़े वादे दावे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, बिजली में रिलीफ है, एमनेस्टी स्कीम भी हुकूमत आने वाले दिनों में लाने वाली है। ये तमाम तर ऐलानात और हुकूमती फुर्तियाँ क्या तेज़ तरीन सियासी अपोजिशन की सरगर्मियों का नतीजा है? प्रोग्राम में आगे चलकर पैका कानून की बात करेंगे जिसके खिलाफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क दिए कि लगता है वज़ीर आज़म की सही तरह इस मामले पर किसी ने मुआवनत नहीं की है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इसको ड्रैकोनियन लॉ करार दिया, क्योंकि तमाम अपोजिशन, इत्तेहादी, सहाफ़ती तंजीमें, अवाम एक तरफ हैं, वज़ीर आज़म इस कानून को लेकर एक तरफ है। क्या इमरान खान मीडिया से डर गए? प्रोग्राम के आखिर में बात मुल्क भर में बढ़ती स्ट्रीट क्राइम की वारदातें, डकैती की वारदातों की करेंगे। अवाम डाकुओं, लुटेरों के रहमो करम पर हैं, इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या स्ट्रीट क्राइम्स और डकैती की बढ़ती वारदातें मुआशी बदहाली का नतीजा हैं? अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। प्रोग्राम में ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर एनालिस्ट सज्जाद मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, और सीनियर तज्ज़ियाकार आसमा चौधरी साहिबा ने हमें जो स्काइप पर ज्वाइन किया है। शहजाद चौधरी साहब, जो वज़ीर आज़म के बड़े बड़े ऐलानात हैं, अपोजिशन की तेज़ तरीन सियासी सरगर्मियों का नतीजा है? देख जी, बिल्कुल मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक तो ये है कि सियासी माहौल की जो सरगर्मी है, जो तेज़ी है, जो आई है पिछले महीने 2-3 महीने के अंदर, एक उसका असर है। और ज़ाहिर है कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल या अहम रोल ये था कि जो महंगाई का एलिमेंट है, जो कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रहा था, और वो लोग भी जो कि PTI के सपोर्टर्स हैं, उनके लिए भी मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और ये भी उनको PTI को कंटिन्यूसली सपोर्ट करना भी अब उनके लिए मुश्किल हो गया था। तो मेरा ख्याल है ये तमाम चीज़ों का इज़हार हो जाना और वाज़े हो जाना, जी। और ये चीज़ें तो उसका तो नतीजा है ही है। लेकिन साथ ही साथ मैं समझता हूँ 1-2 और एलिमेंट्स भी हैं जिनको हमें भूलना नहीं चाहिए। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है, PTI की जो गवर्नमेंट है, ये कोई बहुत अच्छे प्लान के साथ बदकिस्मती से नहीं आई थी। ये एक फैसले से, एक इवेंट से दूसरे इवेंट पे स्टम्बल करती रही है। यानी एक से लुढ़की तो एक और जगह पहुंच गई, एक और से लुढ़की तो एक और जगह पहुंच गई। तो इस तरीके से लुढ़कती हुई ये गवर्नेंस रही है पिछले 3.5 पौने 4 साल में। उसकी एक वजह से तो ये जो इनका तर्ज सियासत था, मिसाल के तौर पे ये बादल नखास्ता वहाँ तक पहुँचे हैं। इत्तेहादियों से मिलना, उनसे मुलाकातें करना, हमारी पाकिस्तानी सियासत का ये एक रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, उसको करना पड़ता है। सिमिलरली मुआशी आपने ज़िक्र किया, इसका भी कहीं न कहीं पे इस किस्म की जो मईशत है, जो पाकिस्तान 70 साल से बना बैठा है, उसको चलाने के लिए इसी किस्म की मईशत की ज़रूरत थी। या तो इनके पास इतने तगड़े लोग होते जो बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल शफ़ाफ़ प्लान के साथ आते, पहले दिन से ही आके उस फ़ोर्स के साथ आके अपने एजेंडा को नाफ़िज़ करते। लेकिन ये लुढ़कते रहे और जो प्लान लेके आए थे वो भी गलत निकला। इसलिए मेरा हाल है कि आप मजबूर हो गए हैं कि जो पाकिस्तानी सियासत के रास्ते हैं उसके ऊपर चला जाए। तो ये मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ी ये वजह बनी है जिसकी वजह से कि अब इलेक्शन का जब वक्त करीब आ रहा है तो ये आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को उसी चाल में ढाल रहे हैं जो कि पाकिस्तानी सियासत की चाल हमेशा से रही है। तो चौधरी साहब, सियासी सरगर्मियाँ हुकूमत की जो अपोजिशन की तेज़ हुई हैं, हुकूमत रिलीफ पैकेजेस दिए, ये तो आने वाले दिनों में अपोजिशन मज़ीद कुछ करने वाली है, तो क्या मज़ीद रिलीफ पैकेज भी आते देख रहे हैं आप? ये तो आपने ऐसी अजम्पशन की है कि ऑपोजिशन कुछ और मज़ीद करने वाली है, इसका तो अभी पता नहीं है मज़ीद सियासी कि कुछ। सरगर्मियाँ मार्च में, एक और मार्च कुछ PDM वाले भी नहीं करने मेरा जा ख्याल रहे हैं है नहीं मेरा ख्याल है 23 कि मार्च को। मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी रिलीफ दी है हुकूमत ने, इमरान खान की गवर्नमेंट ने, जो कि कल के जिनके ऐलानात हुए हैं। और अभी जो इंडस्ट्री देखिए ना, अब ये चीज़ें अगर 3.5 साल पहले हो जाती तो अब इनके असरात आना शुरू हो जाते। मैं ये नहीं कह रहा कि रिलीफ पैकेजेस इतने हम्म। बड़े बड़े होने चाहिए थे, लेकिन जहाँ से भी पैसा मिला है, जहाँ से भी ये विंडफॉल मिला है, और ये पैसा कहीं से आया है हुकूमत के पास, हम्म। इस और फिर इस पैसे को अब एक फ़र्क आप ज़रूर जानिए मेरे ख़्याल में, जो कि PTI की गवर्नमेंट और बाकी गवर्नमेंट्स में, ये गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जो कि पैसा अवाम को दे रही है। अब उसका इकोनॉमिक सेंस बनता है कि नहीं बनता है इसका मुझे नहीं पता। रिलीफ की शक्ल में मिल रहा है,
एहसास प्रोग्राम की शक्ल में मिल रहा है, कामयाब पाकिस्तान की शक्ल में मिल रहा है, सेहत कार्ड की शक्ल में मिल रहा है। ये पैसा आमतौर पर सेक्रेटरियों और वजीरों, और मैं और ज्यादा नाम नहीं लेता, उनकी जेबों में चला जाया करता था। ये अब अवाम की जेबों में जा रहा है, अवाम को सपोर्ट दे रहा है बावजूद उस महंगाई के। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा फर्क करके देखना पड़ेगा। बिल्कुल सियासी सरगर्मी का असर है इसके अंदर, और इसने कुछ सबक तो दिया है, और लेकिन ये कि मुकम्मल तौर पे मैं उसको नहीं समझता कि वो मुकम्मल उसकी वजह से ये चीज़ हुई है। सजाद मीर साहब, वज़ीर आज़म के ऐलानात अपोजिशन के तेज़ तरीन जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उसका नतीजा? चलिए नतीजा ना कहिए, रद्द अमल ज़रूर है उसका। ठीक। अमूमन जब हुकूमत डामाडोल होती है, लड़खड़ाने लगती है, कमज़ोर होती है, पाँव कांपने लगते हैं, तो हुक्मरान इस किस्म का ऐलान किया करते हैं। मुझे भुट्टो साहब के वो आखिरी ऐलानात याद आ गए। उन पर इल्ज़ामात थे कि गोया वो इस्लाम दुश्मन है, गोया वो इस्लाम दुश्मन है। मैं ये नहीं कहता वो थे। तो रद्द अमल के तौर पर जो उनके आखिरी ऐलान थे, उसमें अहम बात ये थी कि जुमे की छुट्टी जो है वो कर दी जाए, शराब पर पाबंदी लगा दी जाए। इस किस्म के और बहुत से ऐलानात थे जो उन्होंने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए हाथ पांव मारते हुए किए थे, और मुज़ाकरात की मेज पे भी जा बैठे थे, जो पहले लगता था कि शायद वो इसके लिए तैयार नहीं होंगे। इस वक्त भी बिल्कुल यही सूरत हाल पैदा हो गई है कि इमरान के खिलाफ यही इल्ज़ाम था कि महंगाई है, लोगों की कमर तोड़ महंगाई ने बिल्कुल उनको तबाह करके रख दिया है, मुआशरा ख़त्म है, मईशत तबाह है। तो उन्होंने ऐलानात तो कर दिए हैं। अब इन ऐलानात पर कई सवालात पैदा होते हैं कि ये ऐलानात अभी क्यों किए गए। ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये बेसिक सवाल है, जब ये पूछा जाता है तो तभी आप कहते हैं कि क्या ये उसका नतीजा है, क्या ये उनको अपनी हुकूमत कमज़ोर नज़र आ रही है, क्या वो अवाम को मुतमिन करना चाहते हैं। अब इसके साथ दूसरे सवाल आते हैं, क्या मुतमिन कर सकेंगे, क्या इम्प्लीमेंट हो सकेंगे, इससे मईशत तो तबाह नहीं होगी, IMF को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, आने वाले दिनों में क्या ये समझते हैं कि बजट तक के लिए ये पाबंदी अगर रखा जाए तो शायद हालात अच्छे हों। तो बजट क्या वो उनका नहीं ख्याल कि उन्होंने खुद बनाना है। अगर बजट उन्होंने खुद बनाना है, और फिर क्या सूरत हाल पैदा होती है, क्या नक्शा पैदा होता है, क्या वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। ये सारे सवालात हैं जो पैदा होते हैं इन पूरी सरगर्मियों से जो इमरान खान कर रहे हैं, और इसके पीछे ये बात छुपी हुई है कि उन्हें अपनी कमज़ोरी का एहसास हो गया है, और शायद पहली बार हुआ है। इससे पहले वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझते थे, और ये भी समझते थे कि उनका कोई ऑप्शन, किसी के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। और ये पैगाम वो अपोजिशन को सिर्फ नहीं दिया करते थे, उन हलकों को भी दिया करते थे जिनको आप समझ सकते हैं कि मेरा इशारा किस तरफ है, कि भाई आपके पास क्या ऑप्शन है, मैं नहीं हूं तो आप किसको लेकर आएंगे, और क्यों लेके आएंगे, आपकी तो किसी से बनती नहीं है, ना नवाशी से बनती है और ना जरदारी आपको सूट करता है, तो फिर क्या होगा। तो मेरा ख्याल में इन सारी सूरतों में पहली बार उनको रियलाइज हुआ है कि उन्हें अपनी हुकूमत को बचाना है, और बचाने के लिए हाथ पांव मारना है, और वो हाथ पांव मार रहे हैं। आसमा साहब, आप क्या समझती हैं, अपोजिशन की तेज़ तरीन सियासी सरगर्मियाँ वजह बन रही हैं वज़ीर आज़म के बड़े बड़े ऐलानात की? एक्चुअली एक तो आवाज़ आपकी बहुत कम आ रही है, लेकिन जो जितना मैं सुन सकी हूँ उसके मुताबिक देखिए, ये ऐलान करना इमरान खान की और इस वक्त की एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी। अगर आज अगर बिलफर्ज़ आज के दिन में 10 रुपए पेट्रोल मज़ीद महँगा हो जाता, तो फिर तो एक देखिए महँगाई का नया तूफ़ान आना था। लोगों ने यकीनन सड़कों पे निकलना था, जिस तरह से पीपल्स पार्टी अपना लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की जानिब आ रही है, तहरीक अदम एतमाद की तैयारियाँ हो रही हैं, दीगर बहुत सारे मराहिल में हैं इस वक़्त जो चीज़ें चल रही हैं। तो इमरान खान के लिए ये एक नविश्ता दीवार था, और जो उन्होंने बाकायदा शायद पढ़ ही लिया है। जैसे कि सजाद मीर साहब कह रहे थे कि वो इससे पहले बड़े कॉन्फिडेंट थे, और वो ये समझते नहीं थे इन चीज़ों को, ग्राउंड रियलिटीज़ को शायद उस तरह से नहीं समझते थे, नहीं पढ़ते थे। लेकिन अब उन्होंने इस चीज़ को देखा है, सुना है, और इस चीज़ से एग्री भी किया है, और इसीलिए बहुत सारी ताकतें जो मिलकर ऑपोज़िशन की, क्योंकि अभी एक-एक वोट काउंट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें मिलकर कोई नई खिचड़ियाँ बनाई जा रही हैं, एजिटेशन की सियासत सामने आ रही है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स अप हो गई हैं। तो इमरान खान ने बिल्कुल, एक तो मैं इस चीज़ से एग्री करूँगी, जो जी। ऑपोज़िशन की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, लाहेअमल आ रहे हैं, उस पर भी उन्होंने देखकर अवाम को एक बहुत बड़ा रिलीफ देने की कोशिश की है। अभी भी देखिए इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेज़ पेट्रोल की कहाँ जा रही हैं। रशिया की जो इस वक़्त वॉर हम यूक्रेन के हवाले से साथ हम देख रहे हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही थी कि तेल की प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा ऊपर जाएँगी। लेकिन अचानक 10 रुपए कमी करना, और ये कहा जाना कि मैं इससे पहले ये काम कर लेता, अवाम को रिलीफ दे देता, तो ये चीज़ें भी अब सामने आ गई हैं कि इमरान खान के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और उस प्रेशर को देखते हुए उन्होंने
शायद अवाम को रिलीफ देने का फैसला किया। चलें, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं कि इकोनॉमी पर इसका असरात होंगे। और आईएमएफ से पिछले दिनों जो इनकी डील हुई है, उस पे शौकत तरीन के मैं इंटरव्यू सुन रही थी, उसमें उन्होंने यही कहा था कि महंगाई का नया तूफान आएगा, ये 2-3 महीने मज़ीद सख्ती होगी। और कल वो एक प्रोग्राम में बैठे कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, हम तो आईएमएफ की शराइत पे चल रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि इससे शायद मईशत पर असर पड़े। देखते हैं कि ये पैसा कहाँ से आया, किसने ये पैसा दिया। और चलें, बिलफर्ज अगर अवाम का फ़ायदा हो रहा है तो सब इसमें खुश हो जाएँ, इसमें हमें भी खुश होने की ज़रूरत है कि लोगों को इसमें बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, चाहे ऑपोज़िशन के कहने पे मिला, चाहे अवाम के प्रेशर पर मिला, या इमरान खान ने खुद इस चीज़ को सेंस किया, तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक, बिल्कुल ठीक। आपका भी पॉइंट आ गया। मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पैका ऑर्डिनेंस की। क्या इमरान खान मीडिया के खिलाफ हो गए हैं? ब्रेक के बाद इस पर बात हो। वेलकम बैक। एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में कहा कि 70% खबरें मीडिया पर मेरी हुकूमत के खिलाफ चलती हैं, मुझे मीडिया से कोई मसला नहीं है। और दूसरी तरफ पैका ऑर्डिनेंस है जिसके खिलाफ सहाफ़ती तंजीमें भी हैं और हुकूमत के अपने इत्तेहादी भी हैं, अवाम भी हैं, लेकिन इमरान खान एक तरफ है। क्या इमरान खान मीडिया के खिलाफ हो गए? सज्जाद मीर साहब, हो गए हैं से क्या मुराद है? वो थे जब से इक़्तिदार में आए तब से थे, उससे पहले नहीं। उससे पहले कुछ थे। उन्होंने कल भी कहा कि मुझे मीडिया से कोई मसला नहीं। और उन्होंने कहा है ना, लेकिन प्रैक्टिकल सूरत जो नजर आती है, जो तजिया होता है, वो यही है कि जिस दिन से वो इक़्तिदार में आए हैं वो मीडिया के खिलाफ है। पहले भी वो मीडिया के एक ग्रुप के खिलाफ बोला भी करते थे, कहा भी करते थे, बाइकाट भी किया करते थे। ये अंदाज उनका पहले भी था। सिर्फ उनसे कुछ थे जो उनकी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू को बयान करते थे। मैं एहतियात के साथ बात करता हूँ, ज़्यादा खुलकर बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब से वो इक़्तिदार में आए हैं उनका टारगेट मीडिया रहा है। कभी ये होता था एंकर्स की तनख्वाहें ज़्यादा, इसको देखा जाए। कभी अखबारों को इश्तिहार बहुत मिलते थे, इनको रोका जाए। कभी माल खान के खिलाफ, कभी कारकुनों के खिलाफ, कभी पता नहीं क्या कुछ कहते रहे। और कभी किसी हुक्मरान ने इक़्तिदार में आने के बाद ये रवैया इख्तियार नहीं किया जो इमरान ने किया था। वो ऐसे समझते थे जैसे कोई मैच खेल रहे हैं, क्योंकि मद्दे मुकाबल है और उसको पछाड़ना है। क्रिकेट का मैच भी नहीं, गालिबन रेसलिंग हो रही है और उसको पछाड़ के रखना है। ये रवैया, ये जहन, ये उनका एटीट्यूड था। एक एरोगेंस तो उनमें है ना, वो इसी लिहाज से आगाज किया था उन्होंने। अब वो खुल के बात सामने आ गई है। जो ये ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, अब साफ ला कहिएगा कि ये मीडिया के खिलाफ नहीं तो किसके खिलाफ है? यानी इनका मतलब है कि उसके खिलाफ है जिन्होंने खबरें दी हैं मेरी जाती जिंदगी के हवाले से। वो कौन लोग थे? सोशल मीडिया के खिलाफ है। और ये भी कहा कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शामिल है। ये सब बातें की हैं, प्रिंट मीडिया का जिक्र नहीं किया गया। कि क्या कहना चाहते हैं आप? ये सारी बातें सोच समझ कर अगर आप करना चाहते हैं तो साफ नजर आता है कि इमरान खान के लिए मीडिया काबिल कबूल नहीं रहा है और वो उससे डरते भी हैं और उससे लड़ना भी चाहते हैं। ये जो एटीट्यूड है इमरान का हर अदारे के बारे में, हर शख्स के बारे में, हर रवैये के बारे में, वही उनका एटीट्यूड यहाँ है। और वो लड़ भी रहे हैं, लड़ना चाहते भी हैं, लेकिन इससे उनको ज़्यादा कोई अच्छी सूरत हाल उनके लिए पैदा नहीं होगी। मीडिया से लड़ना किसी हुकूमत के लिए, किसी हुक्मरान के लिए भी अच्छा साबित नहीं होता। इसलिए नहीं कि मीडिया बहुत ताकतवर है, इसलिए कि ये जंग जो है ये कमजोरी ज़ाहिर किया करती है, ये अथॉरिटेरियन रवैया ज़ाहिर किया करती है, ये ज़ाहिर किया करती है कि आप दूसरों की बात सुनने के कायल नहीं है। सोचिए, जब अपना इमेज आप ये बना देते हैं तो फिर आपका ही नुकसान होता है, दूसरे का नुकसान नहीं होता। इमरान खान अपना नुकसान कर रहे हैं मीडिया के खिलाफ एक तरह की एटीट्यूड इख्तियार करके। जहां तक इस ऑर्डिनेंस का ताल्लुक है, इस ऑर्डिनेंस की तो कोई कल सीधी नहीं। आप किसी को चाहें FIR दर्ज हो ना दर्ज हो, पकड़ के अंदर दे दें और 6 महीने तक उनको पूछे नहीं, कोई उनकी जमानत ना हो सकती हो। इस तरह रखें कि गोया कोई उसकी सुनवाई ना हो। तो इस बात को तो अटॉर्नी जनरल तक ने कह दिया। और मैं बार बार कह चुका हूं कि इनकी वजारत कानून जो है, जिसको फरोग नसीम हेड करते हैं, वो कानून के बारे में तो मेरा ख्याल ऐसी लठ मारती है जिसका कोई इंतहा नहीं। अटॉर्नी जनरल के जितने भी आए हैं, ये भी, इनसे पहले भी, वो अमूमन कानूनी बात करते हैं, माकबूल बात करते हैं। इस बार उन्होंने कहा कि अगर इस तरह नाफिज किया गया तो ये ड्रैकोनियन लॉ है। और मजीद क्या सुनना है किसी से? अगर वो राय सही तौर पर कबूल नहीं करते तो इसका मतलब है कि उनको मिसलीड किया जा रहा है और वो मिसलीड हो रहे हैं। आसमा साहब, आप भी मुत्तफिक हैं कि इमरान खान मीडिया से के खिलाफ हो गए? देखिए, शायद इमरान खान
इक़्तिदार में आए और 20 साल की उनकी स्ट्रगल रही और उस दौरान वो सिर्फ़ चाहे उनकी एक सीट थी या उसके बाद उनको जो लेकर और अब तक वो मीडिया डार्लिंग रहे। हम इस चीज़ को एडमिट ज़रूर करेंगे, उनके जलसों को 2-2 3-3 घंटे नॉन स्टॉप टेलीविज़न चैनल्स पे दिखाया गया, कुर्सियाँ दिखाई गई, डांस दिखाए गए, लोगों के जोश वलवला दिखाया गया। तो वो एक तरह से मीडिया डार्लिंग रहे हैं और मीडिया बड़ी हाइप क्रिएट करता था। हम इस चीज़ को मानेंगे ज़रूर कि तमाम दिन जब उनका धरना था सारा-सारा दिन ट्रांसमिशंस चलाई जाती थी 12 घंटे की, 14 घंटे की नॉन स्टॉप। तो इमरान खान को आदत हो गई थी टीवी स्क्रीन्स पर आने की और मीडिया फ्रेंडली रहे और मीडिया भी उनके साथ बड़ा फ्रेंडली रहा। लेकिन देखिए इक़्तिदार तो देखिए ना हमेशा कहा जाता है कि हमेशा कांटों की एक सेज रहती है। तो इक़्तिदार में जब आप आएँगे और आपसे चेक एंड बैलेंस होगा, आप होगी, चाहे मनफ़ी हो, चाहे पॉज़िटिव हो। हुँ, तो जब मीडिया ने अपना ये रोल प्ले करना शुरू किया, तो बड़ा जी, तो ये रवैया वो जिस तरह से उनका साथ भी दिया। तो उसके बाद उनको लगा कि शायद मीडिया मेरे एकतरफ़ा हो गया, मेरे खिलाफ हो गया, हालाँकि ऐसा नहीं है। आज अगर पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ जाए या मियाँ नवाज़ शरीफ आ जाएँ, अभी मीडिया मियाँ साहब के साथ बड़ा फ्रेंडली है, बिलावल भुट्टो के साथ बड़ा फ्रेंडली है। अगर वो कल को दोबारा इक़्तिदार में आते हैं, तो यही मीडिया होगा। पनामा में हमने देख लिया, मियाँ नवाज़ शरीफ पर किस तरह की तनकीद की जाती थी। तो मीडिया कभी फ्रेंडली किसी के साथ नहीं रहता और जब तक आप हुक्मरान वक़्त होंगे, तो आप पे तो देखिए सवाल उठेंगे, हर तरह की तनकीद भी होगी। तो शायद इमरान खान ये तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सके और इस तरह का पीका ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं जो कुछ टोटली मीडिया को कंट्रोल करने की एक मुझे तो साजिश लगती है या थ्योरी कह लें या किसी ने उनको बता दिया कि मीडिया को ऐसे कंट्रोल किया जी, ऐसा होता है मीडिया ठीक, ठीक, आपका पॉइंट है। शहजाद चौधरी साहब, आप भी इस बात से मुत्तफ़िक हैं, इत्तेहादियों के भी मुखालिफ होने के बाद इस लॉ के इमरान खान पीछे नहीं हट रहे हैं, तो क्या मीडिया के खिलाफ हो गए? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म की अनॉयंस या नाराज़गी मीडिया के साथ तो है, ये तो एस्टैब्लिश्ड है। इसकी वजूहात क्या हैं? बेशुमार वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मेरा अपना ख़्याल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म के इर्द-गिर्द जो लोग हैं, वो क्या उनके कान में बताते हैं या वो क्या मीडिया का एक इम्प्रेशन देते हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि मीडिया के साथ रिलेटेड हैं या मीडिया में आते रहते हैं, उनका क्या कहना है मीडिया के बारे में। देखिए, हमारे मीडिया के बारे में बहुत सारे मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ लोग इसको उस स्टैंडर्ड का नहीं समझते जो कि होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद अपने तय समझते हैं कि वो काफ़ी कुछ ज़्यादा जानते हैं और ये मीडिया वाले लोग जो बैठते हैं, वो खाम-खा में तनकीद करते हैं, वो जानते नहीं हैं मामलात को। तो हर वक़्त कहीं न कहीं पे कुछ न कुछ मिक्स इन चीज़ों का कहीं न कहीं सच्चाई है। कुछ कहीं पे हमारा भी मीडिया को इतना परफेक्ट नहीं है इन टर्म्स ऑफ किसी भी इंटरनेशनल मीडिया के साथ भी आप मुकाबला करें तो ज़ाहिर है कि बिल्कुल नहीं है। लेकिन अभी बहुत बेहतर तौर पे आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। एक और चीज़ देखने वाली है कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो अखबार में आए या जिसके ऊपर कुछ बात की जाए वो तनकीद के नज़र से, तनकीद बराए तनकीद एक अलग चीज़ है, तनकीद बराए इस्लाह एक दूसरी चीज़ है। मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लार्ज सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन जब वज़ीर-ए-आज़म और पीटीआई को लेके आए थे, तो इस उम्मीद के साथ लेके आए थे कि हमारे हुकूमत के गवर्नेंस मॉडल के अंदर, हमारे हुकूमत के तरीके के अंदर, हमारी मईशत और बाकी माशरत के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आएँगी, बहुत बेहतरी आएगी। लेकिन जब वो नहीं आई तो फिर तनकीद बढ़ना शुरू हो गई। अब बजाय इसके कि वो इन चीज़ों से सीखते, उन्होंने इस पे रिएक्ट करना शुरू कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने। प्राइम मिनिस्टर खुद भी बहुत सेंसिटिव है अपने इमेज के बारे में, और उनका एक ये भी सेंस है कि वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा जानते भी हैं। इसलिए ये चीज़ें जब किसी और की ज़ुबान से अदा की जाती हैं, जो कि एक पॉज़िटिव तरीके से भी बताई जाएँ, तो एक रिलक्टेंस है, एक रिएक्शन है कि मैंने इस शख्स की बात नहीं सुननी, मैंने फ़ॉलो नहीं करना या अपनी मर्ज़ी करनी है। वहाँ पे आप एक गलती दर गलती करते चले जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर या पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर ये एक बहुत बड़ी कमज़ोरी रही है, और मेरा ख़्याल है कि इसको वो दुरुस्त नहीं कर पाए। सीखने का वक़्त था,
वो नहीं सीखे, वो तैयारी करने के नहीं आए थे। जब पहुंचे तो बहुत सारे लोगों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी से नहीं सीखा। अलबत्ता पीका ऑर्डिनेंस की बात है, जहाँ तक मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, आज हम तीसरा चौथा प्रोग्राम कर रहे हैं, इसको बेहतर तौर पर डिफाइन करने की पीका ऑर्डिनेंस की ज़रूरत है। ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम एक्ट है, ये एंटी जर्नलिस्ट एक्ट नहीं है, मैं वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ। और इसके अंदर जहाँ पर किसी को जर्नलिज्म को या मीडिया को ख़तरा महसूस होता है सोशल मीडिया की वजह से, किसी और वजह से, उनको इस पीका ऑर्डिनेंस से अलहदा कर देना चाहिए। उसको भले आप डेफेमेशन और लाइबल के अंदर ले जाएं, तो ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के गिलाफ में जब हर चीज़ को डाल देते हैं तो साइबर वॉर ख़त्म हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स ख़त्म हो जाता है, क्रिमिनलाइज हो गया हुआ है हमारा इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम पूरे का पूरा। मीडिया नहीं, हमारा फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल सिस्टम डिजिटाइज्ड है, हमारा सोसाइटी का निज़ाम डिजिटाइज्ड है। सोशल मीडिया पे ख़वातीन और बच्चों के साथ जिस किस्म की गुफ्तगू होती है उसने तबाह करके रख दिया मुआशरे को। तो खुदारा उन चीज़ों की तरफ ध्यान कीजिए, उनको बाहर सूरत ठीक करना है। उसके लिए हमें ये मीडिया लॉज, साइबर वॉर के लिए, इन चीज़ों के लिए, हमारे बच्चों को बचाने के लिए, ख़वातीन को बचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट ज़रूर होना चाहिए। पीका की ज़रूरत है। जहाँ पर जो मसला आ रहा है आप लोगों को, जो जर्नलिस्ट को, जो आपके अपने आप बताना चाहते हैं चीज़ें, यूट्यूब के अंदर किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है, वो क्या हमारे माशरे के लिए ठीक है? मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पे कोई कदगन लगानी पड़ेगी और तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। इसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मोर और लेस बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा है, लेकिन खाम खा में हुकूमत वो बुग़्ज़ मुआविया के अंदर हर चीज़ को तहस नहस कर देना, मैं उसको बिल्कुल जायज़ नहीं समझता। तो हम ये समझें कि इमरान खान मीडिया के खिलाफ नहीं हुए, ये पैका लॉ ठीक है? आपका अगर दो हिस्सों में सवाल है ना, पीएम प्राइम मिनिस्टर नाराज है मीडिया के सर, साथ, इस पैका लॉ को लेकर ही मैंने सवाल नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। पेका ऑर्डिनेंस का मैंने जिक्र किया, सजाद मीर साहब ने सेपरेटली जिक्र किया, हालांकि वो आपके सवाल का हिस्सा नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने उसको एक्सटेंड किया इस आपके सवाल को टू एक्सप्लेन कि पीका ऑर्डिनेंस के बारे में उनका क्या ख्याल है, मेरा क्या ख्याल है, ठीक है। लेकिन आपका जो सवाल है, पीएम नाराज है मीडिया से, बिल्कुल नाराज है, वो डर गए हैं, पीका कानून को लेकर ही है ना। मैंने आपसे भी ये सवाल किया था कि इत्तेहादी जमातें भी इस कानून को लेकर इस पर इत्तेहादी जमातें सियासत कर रही हैं, इत्तेहादी जमातें सियासत कर रही हैं, और मेरा ख्याल है जो मेजॉरिटी ओपिनियन है जो कि पीका के खिलाफ है, वो मोर और लेस बुग़्ज़ मुआविया के अंदर है, रादर देन लुकिंग एट के डिटेल के अंदर देखो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं और क्या क्या ठीक करने वाला है हमारे माशरे के अंदर। अगर उसको देखेंगे तो फिर हमें पता लगेगा कि इसकी ज़रूरत दुनिया भर में है। भाई, हम कोई अलहदा नहीं है, दुनिया भर में इसकी ज़रूरत है। फेसबुक किस किस्म के मसाइल के ऊपर खड़ा हुआ है? आपको मालूम है कि फेसबुक के वो जो जुकरबर्ग है, कितनी पेशियां भुगत चुका है सेनेट की कमेटीज़ के आगे, इसी वजह से भुगत चुका है। ठीक, तो इसका ये मतलब नहीं है हमें अपने कानून को ठीक करना है, लेकिन ये नहीं कि ये कानून होना चाहिए, इसको आप बेहतर करें, इंप्रूव करें, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कोई कदगन नहीं आनी चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे मुल्क में बढ़ती स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें क्या मुआशी बदहाली का नतीजा है। ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक। मुल्क भर में स्ट्रीट क्राइम्स और डकैती की बढ़ती वारदातों की अब बात करेंगे। डाकू बेलगाम है, आवाम बेबस है और इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। क्या ये सब मुआशी बदहाली का नतीजा है शहजाद चौधरी साहब? कुछ हिस्सा फिर से उसका भी है, इसमें कोई शक नहीं कि मुआशरा तकसीम है, तबकाती तौर पर तकसीम है, आपस में कोई ताल्लुक बहुत कम रह गया है, और जिसको अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है अदराइजेशन, यानी कि वो एक तबका दूसरे तबके को एक और रेस समझता है, एक और नस्ल समझता है, बजाय इसके कि वो अपना हिस्सा उसी तरह का गोश्त पोश का इंसान समझे कि उनके भी तल्लुकात हैं, उनके भी आपस में रिश्ते वगैरह हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो तबकाती तफरीक है ये बहुत वाज़ेह होकर सामने आई है, और ख़ास तौर पर पिछले चंद दहाइयों में, एक 10, 15, 20 साल के अंदर, जबकि दुनिया ने तरक्की बहुत ज़्यादा की है, लेकिन इस तरक्की के साथ साथ जो तबकाती तफावत है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क सामने आया। सरमाएदाराना निज़ाम तकरीबन अपने आखिरी हदों को छू रहा है, क्योंकि अब उसके पास इसका कोई हल नहीं है। सरमाएदाराना निज़ाम के पास कैपिटलिस्ट मार्केट सिस्टम जो है, उसकी वजह से दौलत तो बहुत बड़ी है लेकिन चंद हाथों में मरकूज़ होकर रह गई है। दूसरी वजह उसकी यह है कि कानून का नफाज हमारे मुल्क में, अपने मुल्क में बेइंतहा कमज़ोर है। कवानीन तो हैं लेकिन उसका नफाज नहीं हो पाता, कोई करने को तैयार नहीं है, उसमें से फ़रार बहुत आसान हो गया हुआ है कानून के नीचे से। तो ये दूसरी वजह बनती है। तीसरा जो उसका एलिमेंट है वो पुलिस का रिफॉर्म है।
पुलिस चूँकि इंडिपेंडेंट नहीं हुई, उसका रिफॉर्म नहीं हुआ, उसको इंस्टीट्यूशनल आज़ादी, अदालती आज़ादी जो चाहिए थी ताकि वो मुकम्मल तौर पर अपने काम पे फोकस करती, वो नहीं हुआ। सियासी रसूख आज भी वैसे का वैसा है। इस वजह से वो पुलिस वो रह ही नहीं गई जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो जो स्ट्रीट क्राइम हो या किसी किस्म का जो सड़कों पे क्राइम होता है उसको कंट्रोल किया जाए। तो ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं कि ये इसने प्रोफेशनलिज्म उसके अंदर नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, यानी ये तमाम चीज़ें अनका हैं उस पुलिस फोर्स के अंदर, चाहे पूरे मुल्क के अंदर आप देख लें एक ही जैसा हाल है। इसकी वजह से आपको जो पेटी क्राइम है या जो छोटा आम ऑलमोस्ट डेली जिस किस्म के मसाइल हो रहे हैं सड़कों पे वो नज़र आते हैं। तो ये वजह बनती है मेरी नज़र में कि आपको वाकई में ये चीज़ें ऐसी होती नज़र आ रही हैं। ठीक। आसमा चौधरी साहब, आप क्या समझती हैं जो मुल्क भर में स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती वारदातें हैं, ये सब मुआशी बदहाली का नतीजा है? जी बिल्कुल, माशी बदहाली भी इसे कह सकते हैं। और देखें, दौलत तो चंद खानदानों में तकसीम होकर रह गई ना। अमीर अमीर तर होता चला गया है और गरीब गरीब तर होता चला गया है। और जैसे भी माशी तबकाती तकसीम की बात हो रही है और अमीर की अगर सोसाइटी को डिवाइड करें तो हम देख सकते हैं कि जिस तरह से दौलत की बढ़ती हुई तकसीम है, अपने घरों में मुलाजमीन जब लोग आपको देखते हैं कि आपका अच्छा रहन सहन है, खाना पीना है और उनके घरों के क्या हालात हैं, तो देखिए एक तरह से फिर माशरे के अंदर डिवीजन तो खुद ब खुद आ जाती है। और जिस तरह से ये चोरी की बढ़ती हुई वारदातें हैं या माशरती हो रहे हैं, छोटे-छोटे क्राइम हो रहे हैं, तो ये इसी का नतीजा है कि माशरे के अंदर एक तो अदम एतमादी बढ़ रही है। स्टेट इस हवाले से कुछ नहीं कर सकती। सिंध के हालात हमारे सामने हैं, हमने पिछले प्रोग्राम में भी इसका ज़िक्र किया था कि वहाँ पे भी तकरीबन साल के 2 महीने हो गए, नए साल के 11,000 से ज़्यादा चोरी की वारदातें हो गई सिर्फ़ 2 महीनों के अंदर। ये एक सूबे की हम और एक बड़े पाकिस्तान के कराची शहर की हम बात कर रहे हैं। तो इसके साथ अगर पूरे पाकिस्तान को मिलाएँ तो यही हम देख सकते हैं कि जिस तरह दिन-ब-दिन पेट्रोल महँगा होता जा रहा है, महँगाई की आप बात करते हैं, जो निचला तबका है, तो फिर उनके लिए शायद ये जी। एक बड़ा ईज़ी वे है कि बजाय बाहर जाएँ, मज़दूरी करें, ₹200 या ₹500 दिहाड़ी लेकर आएँ, तो उनके नज़दीक है राह चलते से आप मोबाइल छीन लें, किसी को ज़ेवर छीन लें, तो ये तो इमरान खान का एक बहुत बड़ा नारा था, पुलिस रिफ़ॉर्म्स लेके आएँगे। चलें, बाकी सारी बातें तो हम एक तरफ कर दें, मईशत तो उन्हें थकी हुई मिली, विरसे में मिली, लेकिन भी जी। जो पुलिस बिल्कुल मिली होती है। 80% आप चाहे इस चीज़ को अच्छा माने या बुरा माने, पुलिस की मर्ज़ी मंशा के ठीक। अगर आप पुलिस को ठीक कर दें तो 80% 70% 80% 70% मसाइल का सिस्टम हल निकला। हमारा बिल्कुल ठीक। आसमा साहब, आपका पॉइंट सामने आ गया। सज्जाद मीर साहब, आप भी इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं मुल्क भर में जो बढ़ती स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं वो मुआशी बदहाली का नतीजा है? नहीं, ये लाज़मी वजह है। एक वजह तो ये लाज़मी है और आसमा बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी, शराज चौधरी ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि लोग तंग आ गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। महँगाई इतनी है, जब दहशतगर्दी भी होती है, दूसरी वारदातें भी होती हैं और बड़े-बड़े कत्ल और पता नहीं क्या-क्या बोरीबंद लाशें मिलती हैं, उस वक़्त अक्सर औक़ात स्ट्रीट क्राइम नहीं होता अगर माशी तौर पर मामला ठीक हो। लेकिन जब माशी तौर पर मामला ख़राब होते हैं, उस ज़माने में भी या इस ज़माने में भी, तो स्ट्रीट क्राइम बढ़ जाता है। स्ट्रीट क्राइम का ताल्लुक बराह रास्त माशी खुशहाली या माशी बदहाली से है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी बात और भी है, जिसे पुलिस का आप रिफॉर्म्स कह लीजिए, गवर्नेंस कह लीजिए, वो कहाँ है? पंजाब को ले लीजिए, कितने चीफ सेक्रेटरी और कितने आईजी आपने बदले। दावा तो यह किया था कि हम ऐसा निज़ाम कायम करना चाहते हैं कि पुलिस इंडिपेंडेंट हो जाए। हमने खैबर पख्तूनख्वा में दावा किया था, कर दिया है। एक साहब को लाके इस काम पे लगाया भी, 1 महीने के अंदर वो चले गए। क्यों? उन्होंने जब देखा कि आईजी आपने बगैर किसी वजह के बदल दी है, तो उन्होंने कहा मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ। पोलिटिसाइज हो चुकी है पुलिस। और सिंध का जैसे मिसाल दी आसमा ने, वो तो हद हो गई है। मैं जैसे कराची में, चूंकि मैंने एक लंबा अरसा गुजारा है, मुझे अंदाजा है कि कराची में इस वक्त क्राइम के होने का मतलब क्या है। एक जमाना था कि राह चलते लोगों, औरतों के कड़े हाथ से छीन लिए जाते थे, घड़ियां आपसे ले ली जाती थी, मोबाइल छीन लिए जाते थे, आपको मजबूर किया जाता था कि आप पर्स पे। इन चीजों के साथ आप मार्केट में निकलना मुश्किल हो गया। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि कराची में, अगर कराची की पुलिस तो हमेशा कॉन्ट्रोवर्शियल रही है, सिंध की पुलिस कैसे रही है, हर बार झगड़ा पैदा होता है कि जी आईजी हमारा लगाए, आईजी आपने गलत लगा दिया,
DIG के असरार कर रहे हैं। हर अफसर की तकर्री पहले कराची में हर थाने का SHO MQM के कहने पे होता था और इंटीरियर में पीपल्स पार्टी कहने पर। अब जो सियासी हालात है वो ये है कि पीपल्स पार्टी हर बार लड़ती है कि वफाक ने हमारी मर्जी के अफसर हमें नहीं दिए हुए, और हर अफसरों पर झगड़ा होता है। हर शहर में वारदातें मुख्तलिफ तरह की होती है। पुलिस को आपने कंट्रोवर्शियल बना दिया है। पुलिस इंडिपेंडेंट है नहीं। को 30 साल से 25-30 साल से वहां रेंजर्स बैठी हुई है, वो मुस्तकिल तकर्रर है उसका, वो क्या कर रही है जी। अब क्या, यानी उसको भी आपने नकारा कर दिया है। आप कहते हैं हम थानों में तैनात करते, तो कहना क्या चाहते हैं कि ये आपका जब तक पुलिस का निजाम, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं होगी तब तक मामला काबू में आने की कोई सूरत नहीं है। और इसमें कोई शक नहीं है कि मुआशी बदहाली जब बढ़ती है तो स्ट्रीट क्राइम में, खासतौर पर स्ट्रीट क्राइम में ठीक, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल ठीक। एक और अहम सवाल को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि अभी सिर्फ 2 दिन मार्च हुआ और हुकूमत घबरा गई है। शहजाद चौधरी साहब, क्या घबरा गए वजीर आजम? ये जो ऐलानात हैं, इत्तेहादियों से मुलाकातें हैं, सियासी बयान है, इसका कोई मतलब कोई नहीं है। देखिए, सियासत अगर बयानों की हद तक रह जाए तो फिर उसकी बदहाली, उस सियासत के उस कल्चर की आप सिर्फ बैंक्रप्सी सोच सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है। बात यह है कि जब आपको बारी मिलेगी, जब आपको बारियां मिली, आपने क्या किया, आपने परफॉर्म किया, आपने मईशत को ठीक किया, आपने निज़ाम को ठीक किया। और अगर नहीं कर पाए और ऐसे ही सारे चल रहे हैं तो फिर एक उंगली जब उठाएगा दूसरे पे तो 4 तो अपनी तरफ आ रही हैं। ठीक। सजाद मीर साहब, आप भी मुत्तफिक है? वजीर आजम घबरा गए या सियासी बयान है? बात तो दुरुस्त है तो सियासी बयान, लेकिन ये है कि इमरान खान घबराए हुए तो हैं। वो सिर्फ बिलावल की बात से नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में जो हो सकता है, चाहे नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट हो, चाहे अपोजिशन की एक्टिविटीज हो, चाहे आने वाले दिनों में PDM का मार्च हो, और बहुत कुछ जो कुछ हो रहा है इन दिनों में, 2-1 महीने में, उन्हें अंदाजा क्या हो सकता है। और सिर्फ यही नहीं कि जो जाहिर ग्राउंड में होगा, जो बाहर निकल के होगा, सड़कों पे होगा, उन्हें यह भी अंदाजा है कि अंदरूनी खाना भी बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए वो परेशान है, खुद अपने किया दरा है। क्या कह सकते हैं इसके बारे में? आसमा साहिबा, मेरे ख्याल से घबराए वो बिलावल भुट्टो की बात से तो नहीं है। वो तो अभी सिंध में अपना जुलूस निकल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। अपनी सिक्योरिटी है, अपने हल्के हैं, अपने अवाम है वहाँ पे। पंजाब में आएंगे तो उनको बेहतर पता होगा। यहाँ पे तो 700 से ज्यादा उनकी कई जगह पे उम्मीदवार वोट नहीं ले सके, जमानतें जब्त हो चुकी हैं। तो वो पीपल्स पार्टी भूल गई है कि पंजाब जो उनका गढ़ हुआ करता था। खैर, ये एनीवेज ये तो एक सियासी बयान है। लेकिन इमरान खान घबराए हैं अवाम को देखकर, वो घबराए जरूर है। अवाम की जो हालत जार है इस वक्त, जो माशी सूरत हाल है पाकिस्तान की, और गरीब तबका जैसे पिस रहा है, और आने वाले जो सियासी हालात हैं उनको वाज़े तौर पर उन्होंने देखा है, और इसी वजह से ये इतना बड़ा स्टेप लिया गया है। और शायद घबराना तो अब बनता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि इलेक्शन बहुत करीब हैं और हो सकता है ये शायद आखिरी साल हो इलेक्शन का भी हो। तो उनकी नज़र इलेक्शंस पे, आने वाले इलेक्शंस पे और अवाम के ऊपर है कि अवाम उन कैसा रद्द-ए-अमल देगी उनको जब वो जलसों में जाएंगे या वोट लेने लोगों के दरवाजे पे जाएंगे। बिल्कुल ठीक। आसमा चौधरी साहबा, सजाद मीर साहब, शहजाद चौधरी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।